Hi everyone, good morning. Morning, sir. Again. Good morning. चलो आज हम भी दो टॉपिक्स देखेंगे, एक तो एक्टिवेशन फंक्शन और दूसरा वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स। तो एक्टिवेशन फंक्शंस कुछ हमने देखे भी थे। कौन कौन से देखे थे, किसी को याद है? रेलू देखे थे हमने, हम्म सिग्मॉइड और रेलू देखा था। सिग्मॉइड तो देखे। सिग्मॉइड और रेलू देखा था, आज बाकी भी देख लेंगे। चलो एक्टिवेशन फंक्शन से शुरू करते हैं, उसके बाद हम वेट इनिशियलाइजेशन देखेंगे कि वेट इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अभी तक हमने वेट इनिशियलाइजेशन एक टेक्निक पढ़ी है, वो रैंडम थी, राइट? रैंडम वेट इनिशियलाइजेशन। एक्टिवेशन फंक्शंस, तो पहला एक देखा था सिग्मॉइड, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम उसको। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन ये यूज होता है फाइनल ईयर में, जब हमें हमारे पास या फिर जब टास्क क्लासिफिकेशन का हो, तब हम जनरली सिग्मॉइड यूज करते हैं। पॉइंट 5 थ्रेशोल्ड है और ये 1, ये 0। बट अब ये तो है एक्टिव सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, इसका इक्वेशन क्या है? ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन, और यहाँ पे है वाई की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है यहाँ पे? 1 प्लस ई टू द पावर माइनस वाई या माइनस जेड बोलो। तो जेड क्या है? समेशन ऑफ डब्ल्यू वी एक्स प्लस बायस, मतलब बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन एम एक्स प्लस सी, सेम। ये आंसर मिलता है हमें, ये आंसर फिर इस एक्टिवेशन फंक्शन से हम पास करते हैं और फाइनल जवाब, फाइनल आंसर हमें प्रोबेबिलिटीज में मिलता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या था? Excluding gradient problems. एक्सक्लूडिंग वैनिशिंग। वेंसिंग था। हाँ, एक्सक्लूडिंग किस वजह से होता है? With updation, हाँ, random updation. वेट की वजह से होता है वो प्रॉब्लम, और यहाँ पे सिग्मॉइड की वजह से वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है? इसका जो डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का, जो डेरिवेटिव अगर निकाला हमने, तो वो वेरी होता है 0 टू 0.25 0.25 में। 0.25 जीरो, ये 0 टू 0.25 में वेरी होता है वो, इसलिए ये काफी कम मिलता है हमें। तो डेरिवेटिव जब बैक प्रोपोगेशन में डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो काफी स्मॉलर वैल्यू मिलती है। और वेट जो अपडेट, वेट एक्चुअली प्रॉपर वे से अपडेट नहीं हो पाता, बहुत कम वैल्यू से अपडेट होता है वो। तो ग्रेडियंट वैनिश होता है हमारा, वैनिश, खत्म होता है। ये हमने देखा है। इवन हमने रेलू भी थोड़ा थोड़ा देखा है, आज कंप्लीट प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। बट और भी काफी आते हैं, जैसे स्टेप फंक्शन आता है, थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन आता है, सिंपल सिंपल फंक्शंस है। स्टेप मतलब दो ही स्टेप, एक तो 0 या फिर 1। 0 से कम वैल्यू है तो 0, 0 से ज्यादा वैल्यू है तो 1 में कन्वर्ट कर देगा वो, तो उसको स्टेप बोलेंगे। फिर थ्रेशोल्ड आता है, थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन। इवन थ्रेशोल्ड यूज करने के बाद भी
हमें कभी कभी ये वैनिशिंग ग्रेडियंट वाला प्रॉब्लम आता है। थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन। अब थ्रेशोल्ड को tan h भी बोलते हैं। tan h एक्टिवेशन फंक्शन, tan h ऑफ x, इसका इक्वेशन क्या है? tan h ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2z डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर तो जी 2z। नहीं यही है ना, माइनस है ना? नहीं सर, मैं से सही है आप। हम्म। तो ये सिर्फ यहाँ पे इतना ही फर्क है, ये -1 to 1 में वैरी होता है ऐसे। ये +1 है, ये -1 है। और अगर इसका डेरिवेटिव आप देखेंगे तो ये इस टाइप वैरी होता है। जीरो टू 1 में होता है, यहाँ पे 0 to 0.25 में होता है, यहाँ पे 0 to 1 में होता है। इतना ही डिफरेंस है इस इक्वेशन के कारण। थोड़ा सा इक्वेशन उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। ये है थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन। इन दोनों में कभी कभी, इसमें तो आता ही है सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन में वैनिशिंग ग्रेडियंट वाला प्रॉब्लम, बट इसमें भी अगर डेरिवेटिव काफी बड़ा चेन रूल आपने बनाया या फिर बहुत सारे लेयर्स बनाए और ये यूज किया, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम देखा जाएगा। थ्रेशोल्ड में उसके बाद आता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट मतलब रेलू। फिर से रिवाइज करेंगे रेलू को। ये कुछ इस टाइप दिखता है। एक्चुअली ये भी है, ये भी उसकी लाइन है, ये और ये ऐसे ऐसे दिखता है वो। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन दिस जेड वैल्यू, जेड मतलब ये समेशन ऑफ mx प्लस बी wx प्लस बायस, अगर ये वैल्यू हमारी, इफ द जेड वैल्यू इज पॉजिटिव, it will convert, this function will convert the value into the same value। मतलब अगर ये y की वैल्यू है हमारी या फिर z की वैल्यू है, y और z, कोई कोई भी एक नाम दे दो उसको, तो जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x क्या होगा? f ऑफ x इक्वल टू मैक्स मैक्स ऑफ 0 कॉमा z या फिर z कॉमा 0 बोलो। हाँ, तो ये क्या होता है, अगर ये मैक्स बोला है उसने, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो +1 के लिए वो पॉजिटिव y अगर 1 आ गया तो फंक्शन पे हमें सेम ही आउटपुट देता है। जो भी ये z का आउटपुट है सेम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम में फिर हम यूज करेंगे इसको, इस टेक्निक को, क्योंकि हमें सेम आउटपुट चाहिए होता है। लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन क्या है? बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, जितने फीचर्स उतने वो वैल्यूज। ये सेम है फॉर्मूला जेड का भी, तो हमें सेम चाहिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए। बट नेगेटिव वैल्यू के लिए वो क्या कर रहा है? 0 ले रहा है, बस ये 0, सारे नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये 0 लेता है। व्हेन जेड इज नेगेटिव, तो जेड की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये फंक्शन जो है वो उस वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देगा, बस 0 दे देगा आपको। आप बोलोगे कि ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है?
तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है ये देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा वो डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करता है, राइट? क्योंकि बैक प्रोपोगेशन में तो डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देंगे आप। तो वी कैन से दैट फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू, अब डेरिवेटिव की बारी, वैनिशिंग। तो बैक प्रोपोगेशन में ये फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू, फॉर एवरी पॉजिटिव जेड वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ जेड, तो डेरिवेटिव ऑफ जेड आता है विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वेट, कितना आता है वो? 2px आएगा। डेरिवेटिव ऑफ जेड ये आएगा मेरा tan 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है, tan 45 ऐसे कैलकुलेट वो लोग करते हैं। तो tan 45 मतलब ये, तो ये ऑलवेज 1 रहेगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए, क्योंकि ये स्लोप ये जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, तो इसका एंगल भी सेम रहेगा, tan 45 इक्वल्स टू 1। निगेटिव वैल्यू के लिए कैसे वैरी करेगा? निगेटिव वैल्यू के लिए जीरो करेगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली निगेटिव वैल्यू कन्वर्ट होती है जीरो में। अब जीरो का निगेटिव वैल्यू विल कन्वर्ट इनटू जीरो बाय यूजिंग दिस फंक्शन। अब आ गया जीरो, अब जीरो का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही आएगा, एक्चुअली निकाल ही नहीं सकते हम टेक्निकली। जीरो ही आएगा। हाँ, क्योंकि पॉजिटिव का निकाल सकते हैं निगेटिव का, बट जीरो का कभी निकाल नहीं सकते, तो इसलिए इन्होंने हार्ड कोड करके रखा है जीरो ही, जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही। So this activation functions convert all negative values into zero, and we can't find the derivative of zero, hence we kept the value zero because it is not differentiable. Zero is not differentiable, तो हमने जीरो की वैल्यू जीरो ही रखी। तो इसका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा? ये 1 आएगा। कब 1 आएगा? जब जेड की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो ये वाला सिनेरियो यहाँ पे, राइट? तो डेरिवेटिव का आएगा 1 आएगा। किसका आएगा? जो भी आउटपुट मिलता है हमें ये फंक्शन यूज करने के बाद, मैक्स ऑफ ये फंक्शन, उसका डेरिवेटिव निकालना है हमें बैक प्रोपोगेशन में। तो ये एफ ऑफ एक्स का ये डेरिवेटिव जीरो कब आएगा? जब जेड इज लेस देन और इक्वल टू जीरो आएगा। बट इसका भी एक ड्रॉबैक है, अब इसका डेरिवेटिव 0 to 1 में ये हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो 0 to 1 मतलब ऐसा मैं ग्राफ अब ऐसे निकाल सकता हूँ इसका। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे है एक्चुअली वो 1, मैंने काफी छोटा निकाला है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, ऐसे आता है उसका डेरिवेटिव। बस एक लाइन आती है सिंपल, क्योंकि जीरो का जीरो ही है, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रहेगा। अब इसका एक ड्रॉबैक है, ये बताने से पहले हमें पता है कि ओल्ड वेट कैसे अपडेट किया जाता है। W इक्वल टू W न्यू इक्वल टू W ओल्ड माइनस लर्निंग डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट, राइट? ये फॉर्मूले से हम बैक प्रोपोगेशन में ये वेट अपडेट कर रहे हैं हमारा। अगर गलत है तो सही है तो फिर नहीं अपडेट करने की जरूरत, पर गलत वेट अगर असाइन हुआ है आउटपुट देख के वो फिर से अपडेट करेगा बैक प्रोपोगेशन में। अब ये इसका सिनेरियो देखो, अब ये चेन रूल से कैलकुलेट होता है, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट। अगर डेरिवेटिव 2-3 डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे हमें, तो कभी कभार ऐसे हो सकता है 0 into 1 into 1, तो एक
derivative of output O13 divided by derivative of O, right, W into derivative of O21 divided by derivative of O13, ऐसे करके कुछ आएगा राइट यहाँ पे इसका चेन रूल का सिंप्लीफिकेशन। और हो सकता है कि यहाँ पे एक किसी की वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। अगर इसकी 0 आती है तो ये पूरी एंटायर टर्म विल बिकम 0। अगर ये डेरिवेटिव गलती से 0 आता है, क्योंकि हमने बोला है यहाँ पे 0 डेरिवेटिव 0 to 1 में वेरी होता है, अगर 0 आता है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो W न्यू इक्वल टू W ओल्ड होगा फिर से। So the entire term will become 0 if we have 0 as a derivative. It leads to no change in old and new weights. तो इसको बोलते हैं हम डेड न्यूरॉन का प्रॉब्लम। डेड न्यूरॉन। अब आप बोलोगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, फिर रेलू भी नहीं यूज किया जाए क्या? इससे भी फिर डेवलपमेंट हुई आगे, और हमने एक नया और एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना शुरू कर दिया। उसको बोलेंगे हम अब लीकी रेलू। लीकी रेलू। अब लीकी रेलू फंक्शन कुछ इस टाइप दिखेगा आपको। ये वैल्यू है 0.01। ये सेम रेलू के जैसा ही है, बस यहाँ पे हमने 0.01 ऐड किया है 0 की जगह पे। तो इक्वेशन कैसे बन रहा है हमारा? इक्वेशन फॉर रेलू फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स है, ये वाई है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा अब एफ ऑफ एक्स का? जेड वैल्यू रहेगी राइट, हर जेड वैल्यू रहेगी। कब जेड वैल्यू रहेगी? व्हेन जेड इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये वाई या बोलो या जेड बोलो, अगर जेड 1 है तो ये भी 1 ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स भी 1 ही रहेगा। ये y की वैल्यू अगर 2 है या z की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ z की वैल्यू भी 2 ही होगी। z की वैल्यू 3 है तो एफ ऑफ z की वैल्यू भी 3 ही रहेगी, तो सेम वैल्यू। इफ ग्रेटर देन 0 है तो z की वैल्यू z ही रहेगी। अगर ये लेस देन 0 है तो अब यहाँ पे चेंज हो रहा है। वहां पे क्या था लेस देन 0 के लिए? 0 था। 0 था, अब 0.1 है, 0.01 है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स का निकाला विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो कैसे बनेगा फिर अब इसका डेरिवेटिव बैक प्रोपोगेशन में? तो इसका बनेगा, ये वेरी करेगा 1, आपको पता है हर पॉजिटिव नंबर के लिए 1 टू 0.01 में वेरी करेगा, क्योंकि इसका वो सेम रख रहे हैं, फिर से 0.01 का 0.01 ही रख रहे हैं, तो 0 की जगह पे 0.1 आ गया। तो अब ये डेड न्यूरॉन का भी नहीं होगा, हर एक का जो डेरिवेटिव है वेट अपडेशन में जो हमने वो देखा था राइट अभी, W न्यू इक्वल टू W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट। अब ये अगर टर्म 0 होती है तो पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा और न्यू इक्वल टू ओल्ड हो जाएगा, तो ये डेड न्यूरॉन का प्रॉब्लम है, ये अपडेट ही नहीं हो रहा है वेट। अब क्या होगा, ये एटलीस्ट 0.01 रहेगा, तो एटलीस्ट कोई तो एक 0.01 इंटू 1 रहेगा अब,
पहले मैंने 0 × 1 × 1 डिस्कस किया था एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाने के लिए, राइट। अब ये ऐसे कुछ तो होगा, अब ये 0 नहीं है, तो ये कुछ वैल्यू आएगी, फिर वो डब्ल्यू न्यू और डब्ल्यू ओल्ड में कुछ डिफरेंस दिखाई देगा आपको, तो इसको बोलेंगे हम लीकी रेलो। अब इसमें भी अलग अलग कुछ फंक्शंस आते हैं, अब उसके उतने काम के नहीं है हमारे, बट हम वो भी देख लेंगे। एक तो आता है एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, उसको बोलते हैं इलू। इलू, अबे इलू क्या है? सिमिलर टू रेलू, लिकी रेलू, थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला ट्विक किया है, तो ये ऐसे बनता है यहाँ पे। थोड़ा फॉर्मूला यहाँ पे अलग है। अब फॉर्मूला क्या है इस फंक्शन का कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ही है, मतलब जेड, जेड बोलो एक्स बोलो, जो भी बोलना है आप बोलो, एक्स ही है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन लिखना चाहिए, राइट। ग्रेटर देन ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन, इफ ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो सेम सेम वैल्यू रखो, ये वाला सिनेरियो कवर कर दिया हमने। फिर निगेटिव के लिए कैसा सिनेरियो होगा यहाँ पे? यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला लिखा है, अल्फा इंटू ई रेस टू -x-1, अदरवाइज के लिए, मतलब बाकी सारे नंबर्स के लिए, निगेटिव नंबर्स के लिए, अल्फा इंटू e⁻ -x-1, एक काइंड ऑफ लर्निंग पैरामीटर ऐड किया, जो कि हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं लर्निंग पैरामीटर, बाकी तो सेम है। एक यूजर दे सकता है ये। अब ये थोड़े थोड़े ट्विक है फक्त सिर्फ फॉर्मूलाज, बाकी कंसेप्ट पूरा सेम ही है। और इसका अगर डेरिवेटिव देखा जाए तो इस टाइप वेरी होता है, वो बढ़ता बढ़ता है, फिर वो कांस्टेंट रहता है, इस टाइप। कंप्लीट हर वक्त 0.1 पॉइंट वन ही नहीं लेते हम, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं, हर वक्त ले रहे हो, यहाँ पे वैसा नहीं हो, थोड़ा थोड़ा एक्सपोनेंशियली करके वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है अप टू 1, और फिर फॉर निगेटिव वैल्यूज के लिए काफी स्मॉल निगेटिव वैल्यू है तो काफी लो, अप टू 0 ही होगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जैसे जैसे हम पॉजिटिव नंबर की तरफ जाएंगे तैसे वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा उसका डेरिवेटिव भी, तो ये इतना कांस्टेंट नहीं रहेगा जो हर वक्त हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा और एडवांस है एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। बट ये कैलकुलेट करने के लिए काफी वक्त लगता है हमें, ये फॉर्मूला से, ये हर वक्त इतना सारा कैलकुलेट करते बैठेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं करना, उसने सिर्फ जेड की वैल्यू जेड रखनी है, और निगेटिव सारी वैल्यू निगेटिव देखा उसने कि 0.01 रखनी है, कैलकुलेशन है ही नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे है, तो ये कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव टास्क है। अगर ये यूज किया तो थोड़ा सा हो सकता है वक्त ज्यादा लगे आपको। एक सिमिलर ये रेलू फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक रेलू मतलब हम पैरामीटर इसका भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी सेम रेलू जैसा ही है, बट उसका फॉर्मूला अगर आपने देखा फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स का वेरी करता है ई एक्स सी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, और अल्फा इंटू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। अल्फा इंटू एक्स किया है सिर्फ हमने, तो अल्फा इंटू एक्स जब मैं करता हूँ, अगर अल्फा की वैल्यू 0.01 रख दी मैंने,
तो ये रेलू किस में कन्वर्ट हो रहा है, कौन से एक्टिवेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो लिक्विड रेलू में। के रेलू में। रहा है? हाँ, ली की रेलू में कन्वर्ट होगा। और अगर अल्फा की वैल्यू 0 रख दी तो रेलू में। हाँ, रेलू में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये 0 रेलू का है। बस वही बोला है हमने यहाँ पे। ये पैरामीटर एज अ पैरामीटर, ये लर्निंग पैरामीटर है, ये भी पास कर सकते हैं यहाँ पे हम। सर इसमें लेकिन एक्स में अगर हम माइनस बनाया तो फिर माइनस में नेगेटिव में हो जाएगा ये? एक्स अगर नेगेटिव रहा निगेटिव का निकलेगा फिर डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव निकालना है तो कुछ इस टाइप होगा उसका। और यहाँ पे अल्फा इंटू वाई होगा, यहाँ पे वाई की जगह वाई ही होगा, बट यहाँ पे अल्फा इंटू वाई होगा जो यहाँ पे है, अल्फा इंटू एक्स, राइट। तो ये सेम ही होगा फॉर निगेटिव वैल्यू, फिर कितनी भी निगेटिव वैल्यू रहने दो, निगेटिव वैल्यू का डेरिवेटिव तो निकलेगा। निगेटिव वैल्यू कैन बी डिफरेंशिएबल, राइट। 0 नहीं थी सिर्फ, तो 0 का हम 0 ही रखते थे, बट कोई भी एक निगेटिव वैल्यू आ गई तो उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा फिर, वो कितना भी आने दो फिर निगेटिव। तो वैसे ये क्या होगा फिर, डब्ल्यू ओल्ड इक्वल टू, सॉरी हर वक्त मैं ओल्ड क्यों लिख रहा डब्ल्यू हूँ, न्यू डब्ल्यू डब्ल्यू ओल्ड, राइट, माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट, राइट। अब आप बोल रहे हो कि ये निगेटिव आया तो क्या, अब ये निगेटिव आया, पूरी टर्म निगेटिव आ गई, तो निगेटिव प्लस निगेटिव जुड़ जाएगा कुछ। पॉजिटिव हुई वो। पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे चेंज हो हो, जाएगा। ये कम हो, पॉजिटिव आया तो ये बढ़ेगा, ये यहाँ से, अगर यहाँ से फिर पॉजिटिव आता है मतलब इसकी शुरुआत यहाँ से कहीं तो हो गई है, तो पॉजिटिव मतलब ये ऐसे 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 करके वो बढ़ता जाएगा, राइट। वो नेगेटिव स्लोप पे आएगा हमारा है? हाँ, तो यहाँ तक आएगा वो, होने दो, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, वैसे भी हो गया तो। ये बात समझ में? यस सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। चलो गुड। और एक देखेंगे स्विस रेलू। स्विस रेलू क्या है, तो ये एक्चुअली सभी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे काइंड ऑफ सेम है, बस ये फॉर्मूला चेंज होगा यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स इंटू सिग्मोइड ऑफ एक्स से सिग्मोइड ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है अभी इसका। तो इसका इक्वेशन कुछ इस टाइप बनता है, ऐसे करके। तो ये जनरली LSTM में यूज होता है, जहाँ पे मोर देन 40 लेयर्स है, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। तो हर वक्त तो ये कैलकुलेट करेगा y, जब y आएगा, y मतलब ये x, सॉरी x आएगा जब x का फॉर्मूला क्या, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 mx प्लस सी वाला फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला आएगा, ये क्या करेगा, y कैलकुलेट करने के लिए x का mx प्लस सी ऐसे ही रखेगा, इनटू करेगा सिग्मोइड ऑफ x, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस mx प्लस सी करेगा, इस टाइप को कैलकुलेट करेगा हर बार आउटपुट। बस इतना ही है, निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, वो हर कोई वैल्यू आने दो, बस इसी टाइप से कैलकुलेट करता रहेगा, यही सेम फार्मूला से। तो बोलेंगे हम स्विस फंक्शन, स्विस रेलू।
सर हम इसे भाई किसी और जगह भी यूज कर सकते हैं ना? कहीं कहाँ पे? मतलब आपने कहा इसको सिर्फ एलएसटीएम में यूज कर सकते हैं, जनरली अगर मुझे लगा। यूज करते हैं, बट हाँ करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करो अगर ओके होता है। हाँ, पर जनरली अगर काफी ज्यादा लेयर्स बनाए आपने, 20, 30, 40, 50 कम से कम, तभी वो का अच्छे से काम करेगा, नहीं तो फिर आपको फिर से एक्यूरेसी आपकी गिर जाएगी, कम कम आएगी। उसके बाद आता है सॉफ्ट प्लस। अब इसका भी सेम ही है, सिमिलर सिमिलर है इसके भी सारे। यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं हम, जो फंक्शन इस टाइप वेरी होता है, इस टाइप। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये नेचुरल लॉग एलियन इनटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, इस टाइप को कैलकुलेट करता है। मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स मतलब ई टू द पावर एक्स, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स करेगा, एलियन प्लस एलियन इंटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, ये फार्मूला भी यूज करेगा। तो इसका इक्वेशन इस टाइप आएगा सॉफ्ट सॉफ्ट प्लस। इसके बाद और एक आता है सॉफ्ट मैक्स। ये काम का है, ठीक है। ये हम जनरली रिग्रेशन प्रॉब्लम में यूज करते हैं, और इसमें भी यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन में भी यूज करते हैं। सॉफ्ट मैक्स सॉफ्ट आउटपुट देता है वो। सॉफ्ट आउटपुट का मतलब क्या, ये भी मैं बताता हूँ अभी, बट चलो एक यूज केस देखते हैं। जनरली क्या करते हैं हम, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट लेयर में दे देते हैं। तो हमें पता है ये अगर दो आउटपुट, एक आउटपुट लेयर में दो न्यूरॉन्स हमने बनाए, दो न्यूरॉन्स फॉर टू आउटपुट्स, एक डॉग के लिए बनाया, दूसरा कैट के लिए बनाया। अब एक ही भी बना सकते हो, ठीक है। तो क्या करेगा, एक ही न्यूरॉन क्या करेगा, 0.5 से ज्यादा है तो 1 में कन्वर्ट कर देगा, 0.5 से कम है तो कैट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे भी न्यूरल नेटवर्क बनाओ आप। बट यहाँ पे दो दो न्यूरॉन हमने बना दिए आउटपुट लेयर में। तो डॉग 0.60 अगर वो बोलता है सिग्मोइड फंक्शन, तो यहाँ पे वो 0.40 बोलेगा। तो इन दोनों की जो एडिशन आएगी वो 1 आएगी हमेशा सिग्मोइड फंक्शन में। ये है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की, सब मिला के 1 आएगी। तो ये पता है हमें, ये अलग अलग आउटपुट इस टाइप देता है वो, राइट। 0 to 1 में वैरी होता है। बट अगर मेरे पास आउटपुट लेयर में कुछ 4 क्लासेस है, 5 क्लासेस है, 10 क्लासेस है, तो कैसे करेंगे हम। 1 2 3 4 क्लासेस है, अब जो 2 की जगह 4 क्लासेस है, तब यहाँ पे जनरली हम सॉफ्ट मैक्स यूज करते हैं, सॉफ्ट मैक्स। अब ये सॉफ्ट मैक्स क्या करेगा, यहाँ पे भी हर एक की प्रोबेबिलिटी वो दे देगा आपको, बट ये अलग फार्मूला यूज करेगा। उसके लिए जो फार्मूला वो यूज करता है, वो ये यूज करता है, एस ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स जे डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to k ई टू द पावर के जे। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि अगर y हमें, इन चारों का वैल्यू का y हमें ऐसा कुछ मिलता है, 40 30 10 और 5, 40 30 10 5, तो ये कन्वर्ट कैसे करेगा, 40 को कैसे कन्वर्ट करेगा, तो ई टू द पावर 40 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 40 प्लस ई टू द पावर 30 प्लस ई टू द पावर 10 प्लस ई टू द पावर 5। तो हो सकता है कि इसका वैल्यू 0.6 आए, तो यहाँ पे वो 0.6 असाइन करता है इस वाले क्लास के लिए। फिर 0.2 0.1 0.1 इस टाइप वो दे देगा आपको निकाल के, इन 4 वैल्यूज के लिए। ये 4 y के वैल्यू है। फिर ये इस फंक्शन से जाएगी वो चारों वैल्यू, और उसकी सॉफ्ट प्रोबेबिलिटीज आएगी इस टाइप, सॉफ्ट मैक्स की। सिग्मोइड जैसा ही है वो,
और थोड़ा सा यहाँ पे अलग है ये, और ये मल्टी क्लास के लिए यूज होता है, क्योंकि सारे क्लास, बाकी भी क्लास हम यहाँ पे देखो कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे वो नहीं करते हैं, बस इसी क्लास की वो इंडिपेंडेंट देता है, इसी क्लास की वो इंडिपेंडेंट देता है। तो और कहीं पे अगर है सॉफ्ट मैक्स वर्सेस सिग्मॉइड, sigmoid used for binary classification where we only two classes, while softmax applies multi-class problem. In fact, softmax plus function is extension of sigmoid function, kind of extension है वो. Therefore, the input and output of both functions are slightly different, since sigmoid receives just one input, and only output a single number that represents the probability of belonging to class 1. While on the other hand, softmax is vectorized, means takes a vector with the same number of entries as classes we have, and outputs another vector where each component represents the probability of belonging to that class. तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ probability of y equal to class 1 given x. अगर x की वैल्यू पता है तो ये क्या करेगा, probability of y देगा, y equal to class 1, तो class 1 की सिर्फ देगा, बट यहाँ पे सारे क्लास की वो देगा आउटपुट में. तो काइंड ऑफ एक्सटेंशन है ये इसी का. अब ये हर वक्त इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी देता है, हर प्रोबेबिलिटी 0 to 1 में वैरी होती है, सब मिलके 1 होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, कि यहाँ पे वो कंपल्सरीली होता है 6 और 4 की वैल्यू 1 ही होगी सिग्मॉइड से पास करने के बाद. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. अब यहाँ पे मैंने किया है ऐसा 0.6, 0.2, 0.1, 0.1 सबकी प्रोबेबिलिटी 1, बट इसकी 0.6 है तो इसकी 0.5 है, इसकी 0.4 है, इसकी अगेन 5, 6 है, ऐसा कुछ है. तो ये अप टू 1 नहीं होता है इसका समेशन, इसके एडिशन, वो कुछ भी हो सकती है. ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है इसकी. तो ये मल्टी लेवल के लिए भी काम आता है फिर, क्योंकि अगर एक फोटो निकाला मैंने तो कई बार ऐसा होता है कि हॉल और किचन एक ही होते हैं लोगों के, हॉल एक्सटेंडेड किचन, और मैंने फोटो निकाला तो लिविंग रूम प्लस किचन की भी आएगी, तो लिविंग रूम भी है उसमें, लिविंग रूम और किचन भी है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी वो क्या करेगा, 90% दिखाएगा लिविंग रूम की, और किचन की प्रोबेबिलिटी भी 90 दिखाएगा, बाकी बेडरूम की वगैरह वो कम दिखाएगा. तो ये मल्टी लेवल के लिए भी काम आता है ये एक्टिवेशन फंक्शन. देखो यहाँ पे नॉट अ प्रोबेबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी नहीं है वो. और जो हमने अभी देखा कि फॉर्मूला कैसे यूज करता है, e to the power xi divided by summation of j equal to 1 to k e to the power xj. ये तो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है आंसर. यहाँ पे सॉरी, एक मिनट. We can just normalize the result by dividing the sum of all the odds so that the range value changes from 0 to infinity to 0 to 1, and we make. इन्होंने कैसे किया है यहाँ पे, एक e raised to power odds, log odds किया है, मतलब ln किया है, राइट. तो ln किया है, नहीं ये भी सेम ही करता है. ये हर वक्त देखो यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स से जाने के बाद हर एक की प्रोबेबिलिटी दे रहा है वो, तो ये अलग अलग नहीं आएगी, ये सबकी मिला के एक ही आएगी 1. ठीक है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, मैंने
पहले ये बोला था कि यह अलग अलग भी आ सकती है, तो अलग अलग नहीं आएगी। इसके लिए मैं फिगर आउट करूंगा कि ये एग्जैक्टली वर्किंग यहाँ पे कैसे होती है मल्टी लेवल में। अगले लेक्चर में हम ये देख लेंगे, या फिर अभी सर्च करेंगे इसको भी। चलो, ये आउटपुट अभी एक बता चाहूंगा, हम्म एक जो आउटपुट आता है ना एक न्यूरॉन का, वो हम्म आर्टिकल बता रहा है कि वो वेक्टर आता है, मतलब वो सारे आउटपुट की प्रोबेबिलिटी बताएगा, मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पहले लेवल की, हाँ, तो ये बाकी लेवल की होने की, हाँ वेक्टर है इसलिए एक ही न्यूरॉन का आउटपुट वो आएगा, इसलिए वो सब मिलके एक ही वैल्यू सब उसका 1 होगा, ऐसा वे कह रहा है ये। हम्म तो बोल रहे हैं कि सिग्मॉइड यूज करना चाहिए। मल्टी लेबल के लिए देखो सिग्मॉइड यूज करना है हमें। सिग्मॉइड फंक्शन मल्टी लेबल के लिए, राइट, जो आपने किया भी है, बट आपने वो शायद समझा नहीं उसका, राइट, इम्पोर्टेंस कि आपने कौन सा किया है, कैसे आर्किटेक्चर किया है, आपने वो आर्टिकल से उठाया और पेस्ट कर दिया। बट यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आ रही है 4 क्लास की, 1 2 3 4, 4 क्लास की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो 0.37, 0.77, 0.48 और 0.91। अब इसकी समेशन अगर की जाए तो 1 किससे ज्यादा ही है, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्ट मैक्स का एप्लीकेशन किया तो हर एक की देखो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वो इसकी दिखा रहा है, फिर फिर इसकी, फिर इसकी, और फिर इसकी, तो टोटल सम 4 क्लास की कितनी हो रही है, 1 हो रही है। तो ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए काम आएगा सॉफ्ट मैक्स, और ये सिग्मॉइड मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन के लिए काम आएगा। राइट, क्लियर है या डाउट्स है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। बाकी सुशांत, मोनिका, यस सर सर। क्लियर है? अब ये ऐसा सारे क्लासेस का मिला के 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे इस टाइप कुछ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो सब क्लासेस की भी वो ले रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले रहा है सब क्लासेस का मिला के, तो कैलकुलेट ये इस टाइप कर रहा है कि वो बाकी क्लासेस भी कंसिडर कर रहा है।
इसलिए इसका यूज जनरली हम मल्टी क्लास प्रॉब्लम के लिए करेंगे। मल्टी क्लास का मतलब, अब एक एनिमल है, कोई तो एक एनिमल आ गया, तो वो एनिमल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? एलिफेंट है, डॉग है, या कैट है, या ह्यूमन है। अब कोई तो एक ही हो सकता है, या दो तीन हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकते, एक कोई तो एक ही हो सकता है। फोटो पास किया और वो एलिफेंट का है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा दिखाई देगी हमें, 0.7। अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.7, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.6, ऐसा कुछ आ गया तो गलत होगा। इसलिए 0.7, फिर इसकी 0.2, इसकी 0.05, इसकी 0.05, ऐसे करके वो दे देगा हमें ये फॉर्मूला सॉफ्ट मैक्स। बट ये अलग अलग देगा, इसकी 0.0 कर दिया तो इसकी 0.5 भी कर सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर रहा है। जब दो न्यूरॉन्स आपने ऐड किए तो इसका आउटपुट जो भी आएगा उसको एक्टिवेशन फंक्शन से पास करेगा, वो एक आउटपुट लेके आएगा। इसको भी अलग एक नंबर आएगा यहाँ पे, एक नंबर का नंबर पास करेगा आउटपुट फंक्शन से, और ये वाला आउटपुट आएगा। तो ये इंडिपेंडेंट आउटपुट्स है हमारे। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लो। अच्छा, मुझे लगता है अब क्लियर है आपको, आप सबको। तो ये है सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टी क्लास के लिए यूज करो। बट रियल लाइफ में क्या करते हैं हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे आ रहा है। मल्टी लेवल का है क्या? ठीक है, मल्टी लेवल का कोई तो एक आर्टिकल सर्च करते हैं, उससे उठाते हैं और सिर्फ अपन वैल्यू चेंज कर देते हैं उसमें से। बट जब आपको ये भी समझ में आएगा कि यही एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं, ऐसा ही आर्किटेक्चर क्यों है, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो उस आर्किटेक्चर को, राइट? तो ये समझना काफी जरूरी होता है इसलिए। चलो, सारे एक्टिवेशन फंक्शंस अगर क्लियर है तो हम एक छोटा सा एक टॉपिक कवर कर लेंगे, वेट इनिशियलाइजेशन वाला। अब आप बोलोगे क्या कौन से क्वेश्चन तैयार होंगे एक्टिवेशन फंक्शन से? तो एक तो वैनिशिंग प्रॉब्लम, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ये तो है ही। बट आज के लेक्चर से तैयार जो होंगे, तो वो हो सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेलू एंड लिकी रेलू, दैट्स इट। बाकी फंक्शन कोई नहीं पूछेगा। या फिर अगर मल्टी लेबल प्रॉब्लम है, मल्टी क्लास प्रॉब्लम है, तो कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे, उस टाइप। बट मैथमेटिकल क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा, उसका इक्वेशन बताओ या फिर ये बताओ, ऐसा बताओ, नहीं, कोई नहीं बोलेगा। तो इक्वेशन याद नहीं रखने, बस उसकी वर्किंग, या फिर उसकी कोई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, वो ये थोड़ा सा एक एक वन वन लाइनर आपको याद रखना है। सॉफ्ट मैक्स का पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? सॉफ्ट मैक्स का ये पूछेंगे कि अगर मल्टी क्लास प्रॉब्लम है तो आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे। तो आपको वहां पे बोलना है कि मैं फिर सॉफ्ट मैक्स कंसिडर करूंगा, राइट, करूंगी। ओके। चलो, अब वेट इनिशियलाइजेशन। वेट की वजह से प्रॉब्लम क्या आता है हमें पता है, एक्सप्लोडिंग वाला प्रॉब्लम आता है। तो कैसे भी इनिशियलाइज करके नहीं चलेगा, हमें एक प्रॉपर वे से इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। तो वेट्स कैसे इनिशियलाइज करेंगे? तो एक तो स्मॉल होने चाहिए वेट्स, काफी लार्ज नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो ग्लोबल मिनिमा तक या फिर ऑप्टिमाइज करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो वो सेम भी नहीं होने चाहिए, नॉट सेम, नॉट ऑलवेज सेम। तो ये ऑलवेज सेम मतलब क्या? अगर सेम बना दिए तो वेरिएंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा।
तो दे शुड हैव weights should have good variance. तो इनमें डिफरेंस भी होना चाहिए, सेम वेट नहीं होने चाहिए. अगर ऐसा कुछ है ये और आपने सेम वेट पास किए 0 0 0 0 तो आउटपुट भी 0 ही आएगा. तो अब या फिर यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 कर दिया तो आउटपुट हो सकता है वही x नंबर आ जाए. बट ये सेम पास कर रहे हो आप, तो सेम मत पास करो. शुड हैव गुड वेरिएंस. तो गुड वेरिएंस मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए हर एक में. तो अब फिर कैसे करेंगे, कुछ टेक्निक्स है यहाँ पे. आपने कल भी देखी है वो टेक्निक्स, प्रैक्टिकली देखी है. थ्योरी आज समझ लेते हैं. प्रैक्टिकली कैसे इंसर्ट करना है आपको पता है. यहाँ पे जैसे किया है राइट, अभी भी मैंने वो आर्टिकल डिलीट नहीं किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो. ये कर्नल इनिशियलाइजेशन है ना वहां पर. रैंडम नॉर्मल मीन वगैरह यहाँ पर. कर्नल इनिशियलाइजर राइट. और कुछ यूज किया है यहाँ पे उन्होंने, ग्लोरट राइट. यहाँ पे कर्नल इनिशियलाइजर बोल के एक पैरामीटर आता है. अब ये पैरामीटर पढ़ेंगे अभी 5-10 मिनट में. तो वही है वेट इनिशियलाइजेशन वाला है. अब इसमें कई सारे हैं प्रकार. तो पहला तो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से उठाते हैं हम वेट्स. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो वेट जो है हमारा Wij, उससे पहले मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आपको. तो ये न्यूरॉन है राइट, और ये इनकमिंग है उसके कनेक्शंस, और ये आउटगोइंग है किसी भी न्यूरॉन के. तो उसको बोलेंगे हम फैन इनपुट, और उसको बोलेंगे फैन आउट. ये टर्मिनोलॉजी है बस यहाँ पे नहीं. ये आउटपुट है. मतलब अगर ऐसा कुछ आपने न्यूरल नेटवर्क बनाया तो यहाँ से यहाँ ये यहाँ से, तो तीन आउटपुट जा रहे हैं यहाँ पे. और यहाँ पे तीन इनपुट जा रहा है ईस्ट वाले न्यूरॉन के लिए, और यहाँ से एक ही आउटपुट आ रहा है इसके लिए राइट. तो यहाँ पे फैन इन कितने बने, 3 बने, 3 न्यूरॉन से आ रहे हैं. और फैन आउट कितना हुआ, एक ही हुआ, एक ही जा रहा है आउटपुट. तो ये फैन इन और फैन आउट होने के बाद यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वेट कहाँ से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से ले रहे हो, जहाँ पे एक रेंज है, अपर रेंज और लोअर रेंज. इसमें से उठा रहे हो आप वेट्स. तो एक फार्मूला से आ रही है अपर रेंज और लोअर रेंज. -1 डिवाइडेड बाय फैन इन, अंडर रूट ऑफ फैन इन, कॉमा +1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ फैन आउट. कितने नंबर ऑफ ये है. तो यहाँ पे इस केस में ये फैन इन 4 होगा और ये 2 होगा फैन आउट. तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन एक नंबर आएगा. अब -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4, कॉमा +1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 करके एक रेंज आएगी. ये इस वाले रेंज से वो क्या करेगा, वेट इनिशियलाइज करेगा आपके. पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, क्योंकि माइनस से भी शुरुआत है राइट. तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसका फार्मूला अब ये देखा हमने इस टाइप. तो इससे हम वेट उठा रहे हैं. अब रैंडमली ही जनरेट कर रहे हैं, बट इस रेंज से कर रहे हैं, इसके बाहर नहीं जा रहे हैं. दूसरी टेक्निक है जो हमने अभी प्रैक्टिकल में देखी हो, वो है जेवियर ग्लोरोट डिस्ट्रीब्यूशन.
जेवियर ग्लोरोट या फिर सिर्फ ग्लोरोट बोलो उसको, क्योंकि प्रैक्टिकली तो उन्होंने इसका नाम हटा दिया है जेवियर का, सिर्फ ग्लोरोट का ही नाम रख दिया है उस इस साइंटिस्ट का, तो ग्लोरोट ही बोलो। अब यहाँ पे भी दो टेक्निक्स है, इसकी है जेवियर नॉर्मल या गोरोट नॉर्मल बोलो, जेवियर नॉर्मल जनरली हम बोलते हैं, और दूसरी टेक्निक है जेवियर यूनिफॉर्म या बोलो ग्लोरोट यूनिफॉर्म, ग्लोरोट ही लिखता हूं मैं, ग्लोरोट यूनिफॉर्म। अब जेवियर नॉर्मल या ग्लोरोट नॉर्मल में क्या हो रहा है, ये जो WIJ है हमारा वेट, वो हम ले रहे हैं एक फॉर्मूला से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम उठा रहे हैं 0, सिग्मा से। सिग्मा का भी एक फॉर्मूला है, सिग्मा का फॉर्मूला है √2 डिवाइडेड बाय फैन इन प्लस फैन आउट। इस रेंज से उठा रहे हैं हम अब, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, और ये 0 to सिग्मा, इस रेंज से। और यहाँ पे कैसे उठा रहे हैं, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से उठा रहे हैं, यूनिफॉर्म, राइट, यू फॉर यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, -√, सिग्मा डिवाइडेड बाय, सेम फॉर्मूला है कि नहीं है, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है, ग्लोरोट यूनिफॉर्म। √6 डिवाइडेड बाय फैन इन फैन आउट, √6 है वो, माइनस इंटू √6 डिवाइडेड बाय फैन इन प्लस फैन आउट, कॉमा √6 प्लस पॉजिटिव √6 डिवाइडेड बाय फैन इन प्लस फैन आउट। ये इस रेंज से उठाएगा वो वेट्स, सारे वेट्स। फैन इन पता है, फैन आउट पता है, -6 कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे सिग्मा है तो सिग्मा की वैल्यू आपने बता दी, ये है √2 है वो सिर्फ। इससे वो रैंडम वेट्स ले लेता है फिर, यूनिफॉर्म वेट से, कोई कहीं पे कहीं का भी वेट लेगा, यहाँ का लेगा, यहाँ का लेगा, यहाँ का लेगा, और यहाँ इस वाले में यहाँ का लेगा, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, कहीं का भी लेगा वो वेट, इस वाले रेंज से 0 to 0, तो ये सिग्मा वैल्यू, सिग्मा का ये फॉर्मूला। और एक तीसरी टेक्निक है, उसको बोलेंगे हम हे यूनिफॉर्म, लास्ट टेक्निक है, हे यूनिट, हे इनिशियलाइजेशन। इसमें भी दो प्रकार आते हैं, एक आता है हे यूनिफॉर्म। अब ये वेट कहाँ से उठाएगा, किस वाले रेंज से, ये उठाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका फॉर्मूला सिर्फ -6 डिवाइडेड बाय फैन डिवाइडेड बाय √6 डिवाइडेड बाय फैन आउट, पॉजिटिव एक निगेटिव, बस। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये इस वाले रेंज से उठाएगा, मतलब जनरली ऐसा कि -50 से लेके 70 के रेंज में, 80 के रेंज में, ऐसे कोई भी एक रैंडम नंबर उठाएगा पहले, बट इसी रेंज में, इससे बाहर नहीं जाएगा वो, इस टाइप है वो, राइट कंसेप्ट। और दूसरा क्या है इसमें,
के नॉर्मल। अब ये नॉर्मल में डब्ल्यू आई जे कहाँ से उठाएगा? वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, वेयर 0, सिग्मा। अब सिग्मा का फॉर्मूला √2 डिवाइडेड बाय सिर्फ फैन इन है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ यहाँ का ये यही डिफरेंस है सिग्मा का। सिग्मा का पहले वो फैन आउट भी था, बट यहाँ पे नहीं है वो फैन आउट के नॉर्मल में। बस वो अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग ये फॉर्मूले लेके आए, बोले यहाँ से उठाओ, तब हो सकता है वैनिशिंग वाला, एक्सप्लोडिंग वाला, वही सारे प्रॉब्लम थोड़े से कम हो जाए। और इसमें आपको ये भी पूछा जाएगा कि फिर आप वेट इनिशियलाइज कैसे करोगे? रैंडमली करोगे, जीरो इनिशियलाइजेशन होगा, या फिर कुछ टेक्निक यूज करोगे? तो आपको अब ये सारी टेक्निक्स पता है। एक तो रैंडम इनिशियलाइजेशन भी पता है आपको, जीरो इनिशियलाइजेशन पता है, जीरो से शुरू करेंगे, रैंडम करेंगे, और ये डिफरेंट डिफरेंट भी पता है आपको वेट इनिशियलाइजेशन, जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जेवियर क्लोरोट और हे नॉर्मल। Fan in, fan out, right? Fan out, number of output paths towards neuron. Weight initialization, zero weight initialization. Random initialization, जेवियर ग्लोरोट। यहाँ पे भी सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं, आप देख सकते हो। ग्लोरोट यूनिफॉर्म, अगर इस टाइप की इनिशियलाइज करना है तो आप ऐसे करके लिखोगे, इनिशियलाइजर इक्वल टू ग्लोरोट नॉर्मल, हे यूनिफॉर्म, इनिशियलाइजर इक्वल टू tf डॉट केरास डॉट इनिशियलाइजर्स, हे नॉर्मल। और हर एक लेयर में आप अलग अलग भी इनिशियलाइजर्स यूज कर सकते हो, सेम इनिशियलाइजर यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये भी मैं आज भेजता हूँ। अब आप क्या करोगे? ये आइरिस का डेटा सेट लोगे और उसके ऊपर क्लासिफिकेशन का न्यूरल नेटवर्क बनाओगे। अब क्लासिफिकेशन का बनाने के लिए आप दोनों यूज करोगे, सॉफ्टमैक्स भी और सिग्मॉइड भी, ठीक है? तो दोनों यूज करके प्रोबेबिलिटी देखो कैसे कैसे वो आपको मिल रही है हर एक क्लास की। ये प्रैक्टिकल टास्क है आपके लिए आज का। और वेट इनिशियलाइजेशन भी अलग अलग करना है आपको, प्लस एक्टिवेशन फंक्शंस अलग अलग यूज करने हैं। और हो सके तो बाकी भी थोड़ा सा ट्राई कर लो, बाकी भी देख के आओ। क्या देखोगे बाकी? बाकी कौन से पैरामीटर देखोगे? अजय, ये सुशांत, सर वो ट्यूनिंग वाले देखेंगे हम लोग, कौन से? ये ट्यूनिंग करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, ट्यूनिंग, बट कौन से पैरामीटर्स, एग्जैक्ट पैरामीटर्स का नाम याद आ रहा है कोई? कल आपने बताया था, मैं याद नहीं सर भी। बाकी लोग? लर्निंग रेट है, ड्रॉप आउट है, नंबर ऑफ लेयर्स, ड्रॉप आउट, गुड। और नंबर ऑफ लेयर्स कम ज्यादा करके हाँ, कम ज्यादा कर फंक्शंस सकते अलग हो, अलग यूज करेंगे। फंक्शंस, एक्टिवेशन फंक्शंस, और अर्ली स्टॉपिंग इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है। और एपॉक्स और बैच वगैरह चेंज करके बैच चेंज करेंगे, ठीक है। और
Very और good. आज का ही अपने कर्नल इनिशियलाइजिंग टेक्निक्स आपने ठीक है। ये और कंपाइल करते वक्त क्या यूज करते हो आप? वैलिडेशन डेटा चेंज लॉस कर फंक्शन। हाँ लॉस फंक्शन चेंज करके सॉरी हाँ, loss function. और अलग अलग, वो भी अलग अलग देखो, ट्राई करो। ऑप्टिमाइजर्स। हाँ ऑप्टिमाइजर से अलग अलग यूज करेंगे बस राइट। Yes, sir. ये सब कुछ अलग अलग यूज करो और फिर देखो कि रिजल्ट कैसे आ रहा है। मेरे साथ भी शेयर करो कि अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे हो, कैसे कैसे आप बना रहे हो, उसके स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे। चलिए, इतना सफिशिएंट है। बाकी ऑप्टिमाइजर्स वगैरह कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे हम। फिर आज शाम को तो नहीं पॉसिबल होगा, कल एक्चुअली शाम को नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं बाहर गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट सोच रहा था क्लास कंडक्ट करने का 10:30 बजे, क्योंकि मैं घर शायद 10 बजे पहुंचा था, तो इसलिए क्लास कैंसिल करना पड़ा मुझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन वीक में भी हो सकता है, मैं आपको एक दिन पहले मैं बता दूंगा। 9:30 बजे ही होगा आपके ही टाइम पे, मतलब आपके टाइम के हिसाब से ही सफिशिएंट मैं आपको टाइम दूंगा आपका मतलब आपके लिए प्लानिंग करने के लिए। बट 9:30 का टाइमिंग आप निकाल के ही रखो, कम से कम आधा पौने घंटा, बस ज़्यादा नहीं मांग रहा मैं, 45 मिनट्स, अराउंड 45 मिनट्स, ताकि हम ये थियरी जल्दी जल्दी खत्म करें, क्योंकि ये थियरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इतना डिटेल में घुसेंगे हम तब आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहा है, राइट, एक एक हर एक पैरामीटर क्लियर हो रहा है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू गाइस, बाय बाय। Thank you, sir. Thanks to all. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू बाय।